एक वास्तव में चमत्कारी व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हम उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो हमारे वरिष्ठ है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ है, हमारी उनके दलों की उनका आशीर्वाद है। वो दो कारण से और मैं उसका अपनी बात को कहना चाहूंगा कि जिनके मुंह से एक तो बगैर संकोच हमारे अगर निवेशक आगे नहीं बढ़ेंगे और भारतीय निवेशक आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहां से कोई देश आगे बढ़ाएगा? कब तक हम किसी के पीछे पीछे चलते रहेंगे? हमको भारत को आगे बढ़ाना है, भारतीय लोगों को आगे बढ़ाना है, भारत को दुनिया की उस कतार में खड़ा करना है जहां का वो हकदार है। तो उतनी उनका हिम्मत भी चाहिए। और मैं मान के चलता हूं कि डंके की चोट पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करते, कभी किधर से षड्यंत्र हो जाए, कभी किधर से षड्यंत्र हो जाए, लेकिन वो इस मामले में कभी पीछे नहीं हटते। जो है वो है, तुम्हारी मर्जी आज जैसा करो, लेकिन उद्योग धंधों व्यवस्था को बढ़ा करके ही भारत का भला होगा। और इसमें भी कितनी अच्छी बात है, अभी वो जो उनका विजन जो दूसरे भाव से आ रहा है कि हमको वार से कभी जीत नहीं मिल सकती, हमको व्यवसाय को बढ़ा करके आगे बढ़ सकते हैं। ये जो कल्पना है कि एक तरफ पूरा दुनिया का परिदृश्य हम देखें तो वो नाना प्रकार के पता नहीं कितने कितने झंझटों में उलझा पड़ा हुआ है, लेकिन उस ऐसे उलझन सुलझन के माहौल में भी वो क्या ढूंढ रहे हैं? उनने कहा हम बुद्ध से युद्ध की ओर विमुख होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब ये एक वाक्य में सारी बात आ जाती है। हमारे ही तो बुद्ध है गौतम बुद्ध, जिनने दुनिया में शांति का संदेश दिया, लेकिन उस शांति के संदेश के अंदर से अब आप बताइए कोई सोच सकता है ये वर्तमान के प्रधानमंत्री की हिम्मत हो सकती है कि कल एआई की समिट की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और आज ट्रंप के पास भी अपनी बात, क्या ट्रंप पर कौन सा कार्ड डालने जाते हैं? ये भी तो अपने देश के मान सम्मान को बढ़ाने वाली बात है कि हाँ, हमारे दृष्टिकोण में अगर अमेरिका की डेमोक्रेसी में नए राष्ट्रपति बने तो हमारे इस देश के बढ़ते कदम अपने देश के लिए कैसे होना चाहिए। और सौभाग्य तब मिलता कि पहले विदेशी राष्ट्र के प्रमुख के नाते से वो जा रहे हैं, हमारे गणतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक, सबसे सक्षम देश की तरफ जा रहे हैं। तो जनतंत्र की भी विजय हो रही है। और इसका भी और आनंद है कि कल दोनों ने साइन नहीं करे तो मत करो, जिनसे हमारा झगड़ा चलता उनने पहले साइन कर दिया, ये भी एक बड़ी बात। तो ये इनका इधर देखो तो ये भी साथ दिखाई दे रहे हैं, जिधर देखो उधर देखो। तो भारत का कुल मिलाकर के वर्तमान का समय चारों तरफ से जो वर्तमान की आशा अपेक्षा का केंद्र में निकल के आ रहा है, वो हमको अपने आप बता रहा है कि परमात्मा की दया से, और ये सही बात भी है, हम ये मान के चलें कि अगर हम निवेशकों के बीच में बात कर रहे हैं तो इसको कोई, मुझे अब बिल्कुल कतई इस बात का तो मैं तो पहले से ही मान के चलता था, लेकिन पता नहीं क्या ये राजनीति के इस लाइन में एक संकट रहता था कि कोई बात करो तो उद्योगपति के साथ मत बैठो, और उद्योगपति की तो बात ही मत करो नहीं तो वोट कट जाएंगे। पता नहीं कौन सा दौर था वो। अरे भाई, उद्योगपति नहीं, उद्योग लगाने की बात नहीं करोगे, रोजगार की बात नहीं करोगे तो आप भला कैसे करोगे? हमारी ये इतनी बड़ी मानव संपदा है जिनके बलबूते पर हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, और आबादी में सब प्रकार के उनके लिए वो अवसर मिलने का जो मार्ग है, हम कैसे बात कर सकते हैं कि अगर ये हम इस चीज को नकार देंगे तो कैसे काम चलेगा? आज के समय में तो इसको सर्वाधिक आवश्यकता, जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। हमको इस बात पे गर्व होना चाहिए, जब युवा देश है तो युवा देश को आगे की राह पकड़ने के लिए हमको ये सब अनुकूलता नहीं चाहिए क्या? उस अनुकूलता के बलबूते पर सभी सेक्टर में, और कितना अच्छा लगता है ये स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने से लगा करके हमने सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को, ये अभी अनुराग जी ने एक अच्छी बात बोली और वो बात बिल्कुल सही है। कई बार ये वैसे ही बनता कि ये छूट दे रहे, वो छूट दे रहे, और ये जो उद्योगपति के धीरे से एक शब्द निकलता वो अच्छा है, भले 2 छूट कम दे दो, समय पे दे दो तो बहुत अच्छा। भैया कहाँ चक्कर में डाल रहे, जो दे रहे हो जल्दी दे दो। वो 5 दोगे तुम, 2 दे दो, लेकिन 2 से हम 4-6 कर लेंगे इसको।
तो समय सीमा के अंदर की जो कठिनाइयां कम करके जो हमारे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जितने प्रकार से बात बोली गई, अब मैं तो इस बात के लिए विनीत जी की तरफ दोबारा आना चाहूंगा। विनीत जी, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। इनका जैसा सफल बिजनेसमैन नहीं देखा। इनने कहा हम अगर सोलर एनर्जी में बढ़ रहे हैं तो सोलर एनर्जी में इनने कहा कोई सरकारी जमीन का इंतजार ही नहीं कर रहे हैं। जो जमीन है सब व्यक्तिगत खरीद लो और पूरी जमीन अपनी निजी खरीद करके पूरा अपना बड़ा अच्छा का कैंपस बना लिया। अब मैं इसको इस नाते से भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये दूरगामी दृष्टि से लिए गए निर्णय वास्तव में हमारे यहाँ एमपी में, अगर दिल्ली, बंबई, दुनिया के बाकी देश छोड़ दो, अपने राज्य के भी दूसरे राज्यों से तुलना कर लो तो जमीन की कीमत एक दिल्ली की तुलना में तो 1/40वां हिस्सा है, बंबई की तुलना में 1/100वां हिस्से से कम है। आपको अगर इंडस्ट्री लगाना तो इंडस्ट्री लगाओ। कई बार इंडस्ट्री लगने के बाद 10-20 साल बाद अपनी अगली पीढ़ी के लायक क्या मालूम क्या रहेगा नहीं रहेगा। ऐसे में इनके रास्ते पे चलने से बिल्कुल जीवन में अमृत मिलेगा। अगली पीढ़ी कुछ नहीं करेगी, जमीन बेच के हिसाब चुकता करे तो काफी हाथ में पैसा आ जाएगा, परवारा काम हो जाए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। इतना बड़ा जमींदार बना के छोड़ दिया, कोई कम बड़ी बात थोड़ी। तो आम के आम गुठली के दाम, और कहां जाओगे आप। कुल मिलाकर के हर कोई व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो दो ही रास्ते चाहता है। मैं अपने व्यवसाय के माध्यम से लाभ भी कमाऊं, लेकिन ये बात भी सही है, हमने भगवान को नहीं देखा है, हमने ब्रह्मा जी का भी नाम सुना है, हमने विश्वकर्मा का भी नाम सुना है, लेकिन सच्चे अर्थों में आप कई लोगों के पेट पाल करके वो भूमिका में आते, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, व्यवसाय वालों का भी। मैं अभी जापान की यात्रा पे था और जापान में वो सबसे बड़े क्या नाम था, यूनिक्लो वाले, नहीं यूनिक्लो वाले, वो हमारे बीच में आए और आकर के मैं जब माफ करना मैं अपने समय से 40 मिनट लेट वहां पहुंचा। उन्होंने 40 मिनट इंतजार किया और जापान के सबसे बड़े धनी आदमी और जिनका सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, और वो अच्छा होमवर्क करके आए। और वो आए तो आए, उनने एक राय और दी कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा उद्योगपति वो भी आना चाहेगा और आपके यहाँ कपास का जो उत्पादन है वो कपास की बहुत बड़ी संभावना है, धागे से लेकर कपड़ा तक और कपड़े से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक का निवेश का बड़ा संभावना का राज्य अगर कोई है मध्य प्रदेश है। और उसमें से उनने दूसरी चीज एक और जोड़ दी कि वो मेरे साथ जो आ रहा है वो इसमें भी काम करते हैं, वो केमिकल इंडस्ट्री का भी काम करते हैं, दूसरे भी काम करते हैं। तो हमारे बेचारे अधिकारी तो अच्छी बात रखते हैं, वो व्यापारी तो है नहीं कि बात कैसे करना, क्या सोचना, कैसे सोचना। तो उनकी बात पकड़ के उन्होंने कहा नहीं हम इसमें तो बहुत अच्छा करेंगे, केमिकल में हमारी अच्छी बहुत बड़ी गुंजाइश है। उन्होंने कहा एक मिनट जरा सुनो, तुम केमिकल की बात निकाल भी मत, नहीं तो वो छोटे में से निपट जाएंगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तुम तो वही की बात बताना बड़ी वाली, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी जो संभावना केवल उस पर चलो। तो ये जो वास्तविकता है कि जो अपने यहाँ बड़ी संभावना वाला अगर राज्य देखें, वास्तव में ये जो सारी बातें हमारे यहाँ एनर्जी की बात कही, सभी प्रकार की एनर्जी के लिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, और ये जो आपने अच्छा व धन्यवाद मेरे अधिकारियों का भी, इनके लिए भी बोलते बोलते इनके भी भाषण देना, ये भी अच्छा सीख गए, मुझे भी मजा। लेकिन भाव समझ में आता है, उसमें भाषण नहीं है। हमारे द्वारा करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजाने से जो कहा गया वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो हम तो सब पढ़े लिखे समझदार लोगों की श्रेणी में आते हैं। हमारे मन के भाव है कि अगर मैंने सारे मंत्रिमंडल के माननीय 7 मंत्रियों को अपने अपने विभाग बांटे हैं और मैंने कहा कि मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अपने पास रखता हूं, तो आप बताइए कोई इंजन के बगैर ट्रेन चली है क्या आज तक? इंजन चलेगा तो ट्रेन चलेगी। इंजन को अपनी डब्बों को खींचने के लिए कई गुना ज्यादा आग उसके अपने दिल में जलाना पड़ती है, तब वो अपने इंजन ट्रेन खींच पाता है। तो मैं स्वाभाविक रूप से अपने पास कुछ मंत्रालय रखता, तो उसके लिए अगर मेरे को लगातार इन्वेस्टमेंट सबमिट करना पड़ेगी तो करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? उससे कैसे पीछे रह सकता, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये बात भी सही कि बार बार मिलने से, बार बार बात करने से, सब प्रकार के संवाद करने से, विषय लाने से
एक बार बात नहीं आई, दूसरी बार आ जाएगी, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार आ जाएगी। जो सब मिलकर के परस्पर संवाद होकर के सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के संकल्प तो पुष्ट होते ही हैं, वो तो मजबूत होते ही हैं, उन व्यवस्थाओं का सुधार होता ही है। और वही कारण है कि लगातार जैसे छोटे छोटे स्थान पर, अब हमारा राज्य तो इतना बड़ा है कि राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश। इतना बड़ा भौगोलिक एरिया है और इतने बड़े भौगोलिक एरिया के बावजूद भी हमारे पास जो अपार संभावना सब सेक्टर की, कोई सेक्टर बाकी नहीं। बात इतनी प्रकार की है कि नदियों का जल की बात भी अगर करें तो नदियों के अंदर आप नर्मदा जी की बातें आपने बताई है। नर्मदा जी की पानी का वेग हमारा, आप कल्पना करोगे कोई ग्लेशियर नहीं है ऊपर, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन वनों की अपने अंदर की जल राशियां इतनी आती है कि पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे गुजरात को, राजस्थान तक को, सबको सरसब्ज कर रही। अकेली एक नदी, और अकेली एक नदी नर्मदा जी नहीं, ऐसे हर नदी आप बड़े बड़े कोई से भी राज्य उठा के देख लो, अगर जमुना जी और गंगा जी का प्रवाह आज की दिशा में हमको दिखाई देता है बिहार के पहले तो चंबल नदी अगर जमुना जी में नहीं मिले हमारे पास आगरा के पास से, तो उतनी धारा से वेग जमुना जी का आगे गंगा जी के रूप में नहीं बनेगा और फिर वो बिहार तक आते आते थक जाती है, तो फिर सोनभद्र मध्य प्रदेश से निकली नदी बिहार में फिर वापस उसके प्रभाव को बढ़ा कर देती है। ये मध्य प्रदेश की जलराशि है। और अकेले ये नहीं, ताप्ती से हमारा महाराष्ट्र लेके गुजरात तक का सारा नदियों का क्षेत्र, सब तरफ से तो पानी है, सड़कें है, 5,500 किलोमीटर का राजमार्ग का अगर नेटवर्क है तो मध्य प्रदेश के पास कोई राज्य इतना बड़ा नेटवर्क लेके नहीं, जहां NH हमारे 5,500 किलोमीटर के, 550 ट्रेन हमारे यहाँ चल रही है, 6 एयरपोर्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं और बाकी पाइपलाइन में बहुत सारे अलग अलग है। सभी प्रकार के सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए, टूरिज्म में आओ, टूरिज्म में भी किसी प्रकार के भी है। और क्या क्या इंसेंटिव देते हैं रेडीमेड गारमेंट्स में, तो 200% में तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, जोड़ बाकी करते करते कि 200% का इन्वेस्टर को अगर इंसेंटिव दे रहे हो तो वाकई अब बचा क्या है। तो ये आपने सही कहा कि 50,000 करोड़ लगवाए और साल 2 साल में 25,000 करोड़ वापस देने की गारंटी दिला रहे हो, गलत थोड़ी कह रहे हो आप, क्योंकि ये तो हमारे लिए केवल सेक्टर को समझ करके डालने की जरूरत और निकालने की जरूरत, और मैं मान के चलता हूं गलत नहीं है। हम अल्टीमेटली कुल मिलाकर के हमारे सबके माध्यम से 21वीं शताब्दी भारत की होगी। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी आर्थिक अगर शक्ति बनाना है तो इस प्रकार के प्रयोग करने की जरूरत भी है और इस प्रकार के आमंत्रण की जरूरत भी है। और ऐसा माना जाता है कि अगर हृदय मजबूत है तो शरीर मजबूत है, हार्ट अगर है तो हार्ट की भूमिका में भी तो आना पड़ेगा। सारे कचरे वाले, कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को निकालते हुए ऑक्सीजन युक्त से ही शरीर चलता है। ये हमारा जो परमात्मा की दया से जूलॉजिकल सिस्टम है, ये अच्छा चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज की समिट हमारी हुई है और आप यहाँ के माध्यम से मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, आइए हम सब मिलकर के भोपाल की 24 और 25 तारीख की तारीख को अमर करें। और जो एक बात बताइए वो भी और मजे की बात है, वहां लेक भी है, पहाड़ भी है, बहुत साफ सुंदर राजधानी भी है, लोग भी बहुत भले हैं और इतना अच्छा फॉरेस्ट का एरिया है। अभी हमने उनको रातापानी अभयारण्य की घोषणा कर दी। कई सड़कों पे दिन में आप घूमोगे, रात में टाइगर भी घूमते हैं। हमारे भोपाल की विशेषता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश से आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि ये सरकार काम लगातार और फैसले असरदार करने में विश्वास रखती है और आप सभी यकीनन प्रोत्साहित हुए होंगे निवेश करने की तरफ और भोपाल आने की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने धर्म संकट आ जाए, अच्छे से अपनी बात का संप्रेषण करना,
ये भी बड़ी बात है। अभी वेस्ट जी को धन्यवाद में लगाया, ये बड़ा मुश्किल जा रहा है। जैसे 7 इन्वेस्टर समिट हुई, 5 दूसरे कार्यक्रम हो गए, और हर बार डैश पे 3 से 4 हमारे उद्योगपति मिले। तो ये आंकड़ा भी राघवेंद्र जी बताना कि ये कितने अच्छे अच्छे भाषण भी हमारे मंचों से हुए हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए आनंद के साथ कह सकता हूं कि कभी कभी एक परमात्मा मौका देता है, और उस मौके का सदुपयोग करने के लिए सारी अनुकूलता भी बनाता है। और उस अनुकूलताओं के दायरे में अगर देखो तो यहां इस जगह बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अभी कोई चुनाव का समय नहीं, इसलिए बेखौफ बोल भी सकता हूं। आप वो दोनों समय देखो, केवल ये जो वर्तमान का समय, अगर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और तीसरी की तरफ जा रहा है, तो एक वास्तव में चमत्कारी व्यक्तित्व हमारे बीच में है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हम उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो हमारे वरिष्ठ है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ है, हमारी उनके दलों की उनका आशीर्वाद है। वो दो कारण से और मैं उसका अपनी बात को कहना चाहूंगा कि जिनके मुंह से, एक तो बगैर संकोच, हमारे अगर निवेशक आगे नहीं बढ़ेंगे और भारतीय निवेशक आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहां से कोई देश आगे बढ़ाएगा? कब तक हम किसी के पीछे पीछे चलते रहेंगे? हमको भारत को आगे बढ़ाना है, भारतीय लोगों को आगे बढ़ाना है, भारत को दुनिया की उस कतार में खड़ा करना है जहां का वो हकदार है। तो उतनी उनका हिम्मत भी चाहिए। और मैं मान के चलता हूं कि डंके की चोट, पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करते, कभी किधर से षड्यंत्र हो जाए, कभी किधर से षड्यंत्र हो जाए, लेकिन वो इस मामले में कभी पीछे नहीं हटते। जो है वो है, तुम्हारी मर्जी आज जैसा करो, लेकिन उद्योग धंधों व्यवस्था को बढ़ा करके ही भारत का भला होगा। और इसमें भी कितनी अच्छी बात है, अभी वो जो उनका विजन जो दूसरे भाव से आ रहा है कि हमको वार से कभी जीत नहीं मिल सकती, हमको व्यवसाय को बढ़ा करके आगे बढ़ सकते हैं। ये जो कल्पना है कि एक तरफ पूरा दुनिया का परिदृश्य हम देखें तो वो नाना प्रकार के पता नहीं कितने कितने झंझटों में उलझा पड़ा हुआ है, लेकिन उस ऐसे उलझन सुलझन के माहौल में भी वो क्या ढूंढ रहे हैं? उनने कहा हम बुद्ध से युद्ध की ओर विमुख होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब ये एक वाक्य में सारी बात आ जाती है। हमारे ही तो बुद्ध है, गौतम बुद्ध, जिनने दुनिया में शांति का संदेश दिया, लेकिन उस शांति के संदेश के अंदर से अब आप बताइए, कोई सोच सकता है ये वर्तमान के प्रधानमंत्री की हिम्मत हो सकती है कि कल एआई की समिट की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और आज ट्रंप के पास भी अपनी बात, क्या ट्रंप पर कौन सा कार्ड डालने जाते हैं? ये भी तो अपने देश के मान सम्मान को बढ़ाने वाली बात है कि हाँ, हमारे दृष्टिकोण में अगर अमेरिका की डेमोक्रेसी में नए राष्ट्रपति बने तो हमारे इस देश के बढ़ते कदम अपने देश के लिए कैसे होना चाहिए। और सौभाग्य तब मिलता कि पहले विदेशी राष्ट्र के प्रमुख के नाते से वो जा रहे हैं, हमारे गणतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक, सबसे सक्षम देश की तरफ जा रहे हैं। तो जनतंत्र की भी विजय हो रही है। और इसका भी और आनंद है कि कल दोनों ने साइन नहीं करे तो मत करो, जिनसे हमारा झगड़ा चलता उनने पहले साइन कर दिया, ये भी एक बड़ी बात है। तो ये इनका इधर देखो तो ये भी साथ दिखाई दे रहे हैं, जिधर देखो उधर देखो। तो भारत का कुल मिलाकर के वर्तमान का समय चारों तरफ से जो वर्तमान की आशा अपेक्षा का केंद्र में निकल के आ रहा है, वो हमको अपने आप बता रहा है कि परमात्मा की दया से, और ये सही बात भी है, हम ये मान के चलें कि अगर हम निवेशकों के बीच में बात कर रहे हैं तो इसको कोई, मुझे अब बिल्कुल कतई इस बात का, तो मैं तो पहले से ही मान के चलता था, लेकिन पता नहीं क्या ये राजनीति के इस लाइन में एक संकट रहता था कि कोई बात करो तो उद्योगपति के साथ मत बैठो, और उद्योगपति की तो बात ही मत करो, नहीं तो वोट कट जाएंगे। पता नहीं कौन सा दौर था वो। अरे भाई, उद्योगपति नहीं, उद्योग लगाने की बात नहीं करोगे, रोजगार की बात नहीं करोगे तो आप भला कैसे करोगे?
हमारी ये इतनी बड़ी ये मानव संपदा है जिनके बलबूते पर हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, और आबादी में सब प्रकार के उनके लिए वो अवसर मिलने का जो मार्ग है, हम कैसे बात कर सकते हैं कि अगर ये हम इस चीज को नकार देंगे तो कैसे काम चलेगा। आज के समय में तो इसको सर्वाधिक आवश्यकता, जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। हमको इस बात पे गर्व होना चाहिए, जब युवा देश है तो युवा देश को आगे की राह पकड़ने के लिए हमको ये सब अनुकूलता नहीं चाहिए क्या? उस अनुकूलता के बलबूते पर सभी सेक्टर में, और कितना अच्छा लगता है ये स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने से लगा करके हमने सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को, ये अभी अनुराग जी ने एक अच्छी बात बोली और वो बात बिल्कुल सही है। कई बार ये वैसे ही बनता कि ये छूट दे रहे, वो छूट दे रहे, और ये जो प्रति के धीरे से एक शब्द निकलता वो अच्छा है। भले 2 छूट कम दे दो, समय पे दे दो तो बहुत अच्छा। भैया कहाँ चक्कर में डाल रहे हो, जो दे रहे हो